अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मेयर शादिर खान और मेरे साथ मौजूद हैं इट्स मी किरण रूथ। जी। दोस्तों, आज फिर हम आपके सामने मौजूद हैं एक नई वीडियो के रिएक्शन के लिए। बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो है, तो पहले देखते हैं वीडियो, फिर उसके बाद रिएक्शन देंगे। तो चलते हैं पहले वीडियो की जानिब। जी तो दोस्तों, चलते हैं वीडियो की जानिब। वीडियो का टाइटल है वाई एवरी कंट्री वांट टू बी फ्रेंड्स विथ इंडिया। तो देखते हैं इस वीडियो में। गौरव, और सबसे पहले तो इंडिया के इस फॉरेन रिलेशंस के मैप को देखो। इसमें ब्लू कलर के नेशंस के साथ हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस है, यानी कि यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि पूरे ग्लोब के साथ हमारे अच्छे पॉलिटिकल रिलेशंस हैं। और अब जरा डेवलप्ड नेशंस जैसे कि यूएसए, रशिया, चाइना के फॉरेन रिलेशंस के मैप को देखो। इन मैप्स में रेड एरियाज अनफ्रेंडली या फिर नॉन एग्जिस्टेंट रिलेशंस दर्शाते हैं। तो यहाँ पर इन मैप्स का मतलब ये है कि किसी के भी इंडिया जितने अच्छे रिलेशंस नहीं है। बट क्या लगता है आपको, क्या ये इंडिया की कोई ग्लोबल पोजिशनिंग स्ट्रैटेजी है? क्योंकि सीधी सी बात है, इतने अच्छे रिलेशंस फ्लूक से नहीं हो सकते, राइट? वेल, इसके पीछे की बात ये है कि हिंदुस्तान ने इन रिलेशंस को बनाने के लिए कुछ बेहद ही इंटरेस्टिंग स्ट्रेटेजिक डिसीजंस लिए हैं जो दूसरे देशों ने अब तक नहीं लिए। अब यहां पर अगर हम थोड़ा सा इन डेप्थ जाते हैं ना, तो ये पता चलता है कि ये डिसीजंस आज के तारीख के तो है ही नहीं, बल्कि इसकी शुरुआत बहुत पहले से भारतवर्ष में हो रही थी, 1st सेंचुरी एडी से। इंडिया ने ट्रेड करना और इंटरनेशनल रिलेशंस बनाना एंशिएंट टाइम से ही शुरू कर दिया था, और 1st सेंचुरी एडी की बड़ी सिविलाइजेशंस जैसे कि रोमन एम्पायर, पार्थियन एम्पायर और चाइनीज किंगडम्स के इंडिया के साथ काफी अच्छे रिलेशंस थे। इनफैक्ट एक बात बताता हूं, पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी नाम की एक पेरिप्लस बुक है। ये वो बुक है जिसमें पोर्ट्स और डॉक्स की जानकारी को इकट्ठा करके रखा जाता था। इस बुक के हिसाब से 1st सेंचुरी एडी के ट्रेड के दौरान इंडिया से स्पाइसेस, मेटल्स, क्लोथ्स और प्रीशियस स्टोन्स यानी कि हीरे मोती जैसी चीजें रोमन एम्पायर तक एक्सपोर्ट किए जाते थे। और इसी थ्राइविंग ट्रेड की वजह से इंडिया इतना अमीर हो गया था कि एक पॉइंट पे इंडिया की जीडीपी वर्ल्ड इकोनॉमी का एक सिग्निफिकेंट परसेंटेज थी। बट यहां पर एक इंपॉर्टेंट नोट करने वाली बात यह है कि सिर्फ ट्रेड ही थ्राइव नहीं हो रहा था, बल्कि उसके साथ ऑफ कोर्स इंडियन सब कॉन्टिनेंट के दूसरे कंट्रीज के साथ अच्छे इंटरनेशनल रिलेशंस की नींव बनना भी शुरू हो चुका था। सो इसका मतलब था कि ट्रेड था, रिलेशंस थे, यानी कि चीजें अच्छी चल रही थी। और अब जाहिर सी बात है कि किसी ना किसी को तो डिस्टर्ब करना बनता ही था। सो इतना सारा पैसा देखकर इंडिया में इन्वेडर्स आना शुरू हो गए, जो बिन बुलाए मेहमान बनकर यहां पर आते, अटैक करते और लूट कर चले जाते थे। और वक्त के साथ साथ इन इन्वेडर्स को देखकर दूसरे देशों की हिम्मत और भी ज्यादा बढ़ गई, और देखते ही देखते इंडिया में भी कॉलोनियलिज्म आ गया, जिसने इंडिया को पूरी तरीके से निचोड़ दिया। लेकिन कुछ सालों बाद हमें इंडिपेंडेंस मिल गया, और आज की तारीख में भी हम एक इंडिपेंडेंट नेशन है जो हमारे देश के डिसीजंस खुद ले सकते हैं। तो क्वाइट सरप्राइजिंगली इकोनॉमिक और पॉलिटिकल कंडीशंस कमजोर होने के बावजूद भी इंडिया ने उस वक्त इंडिपेंडेंस के बाद काफी सारे कॉलोनाइज्ड देश जैसे कि इंडोनेशिया और मल्टीपल अफ्रीकन देशों के इंडिपेंडेंस मूवमेंट को सपोर्ट किया। अब एक देश के लिए किसी दूसरे देश के इंडिपेंडेंस में मदद करना एक बहुत ही बड़ी और नोबल बात होती है, और इसीलिए ये देश आज भी इंडिया के हित में ही सोचते हैं। अब क्योंकि पोस्ट इंडिपेंडेंस चीजें काफी नई थी और हम एक साथ काफी सारे एरियाज में डिसीजंस ले रहे थे, उन्हीं में से एक था हमारे फॉरेन रिलेशंस को इन्फ्लुएंस करने का नेक्स्ट मेजर फैक्टर, इकोनॉमी। इंडिपेंडेंस के बाद 1947 से लेकर 1980s तक इंडिया में डिरिगिज्म के इकोनॉमिक मॉडल को अडॉप्ट किया गया था। मतलब एक ऐसा इकोनॉमिक मॉडल जिसमें प्राइवेट कंपनीज के बिजनेसेस में गवर्नमेंट हेवीली इन्वॉल्व होती है और उनके एक्सेसिव प्रॉफिट्स कमाने पर रोड ब्लॉक्स लगा देती है। सो बेसिकली गवर्नमेंट के इस इन्वॉल्वमेंट की वजह से इंडिया की ग्रोथ रेट स्टैग्नेंट यानी कि थम सी गई थी। और अब यहां पर एक तरफ जहां पे इंडिया की इकोनॉमी डगमगा रही थी, वहीं पर लेट 80s आते ही सोवियत यूनियन का पूरा वजूद ही डामाडोल हो चुका था। ये वही सोवियत यूनियन था जो एक समय में इंडिया का मेजर एलाय हुआ करता था। सो इंडिया की बिगड़ती आर्थिक स्थिति और सोवियत यूनियन के धीरे धीरे डिसॉल्व होने पर इंडिया को यह रियलाइज हुआ कि कुछ चीजें बदलनी पड़ेगी। और इसी बीच 1991 में दो मेजर इंसिडेंट्स हुए। पहला तो ये कि सोवियत यूनियन के डिसोल्यूशन से कोल्ड वॉर खत्म हो गया, मतलब कि जिन 15 रिपब्लिक से यूएसएसआर बना था वो वापस उन्हीं में ही डिवाइड हो गया। और दूसरा ये था कि इंडिया में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स पास हो गए। अब ये दोनों इवेंट्स इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को हमेशा हमेशा के लिए चेंज कर देने वाले थे। अब आपके दिमाग में भी ये सवाल आया कि किसी भी कंट्री के इकोनॉमिक पॉलिसी का फॉरेन पॉलिसी से इतना क्या स्ट्रॉन्ग रिलेशन? ये दोनों उतने क्लोज है एक दूसरे से जितने क्लोज शॉपिंग वेबसाइट्स और एप्स पर डिस्काउंटेड प्राइस और ओरिजिनल प्राइस होते हैं। आई नो आप सभी का एक्सपीरियंस मेरे जैसा ही रहा होगा। आज की तारीख में हम कोई भी चीज ऑनलाइन खरीदने जाते हैं तो प्रोडक्ट प्राइस और उनकी क्वालिटी में हमें क्लिक बेट किया जाता है। मैं काफी दिनों से नॉइस कैंसिलिंग हेडफोन लेना चाहता था, लेकिन काफी सारे चॉइसेस के कंफ्यूजन में था। बट थैंक्स टू धनी वेबसाइट एंड ऐप और उनके हो रहे बचत वीक जो कि 23 जून से 30 जून तक है,
यहाँ पर हमें 70% तक का डिस्काउंट देखने मिलेगा ऑन डिफरेंट कैटेगरीज जैसे कि जेब्रॉनिक्स के स्पीकर्स एंड ईयरफोन्स जो कि कम दाम में बढ़िया ऑडियो क्वालिटी प्रोवाइड करते हैं, और कुछ प्रोडक्ट्स तो अवेलेबल है सिर्फ 9 रुपए से। इन ऑफर्स के अलावा आप धनी प्लस मेंबरशिप को भी ले सकते हो सिर्फ 500 रुपए में, जिससे आपको 2N कैशबैक स्टोर डिस्काउंट के ऊपर साथ ही फ्री डिलीवरी भी मिलेगी। इतना ही नहीं, धनी वेबसाइट और ऐप पर आपको देखने मिलेंगे प्रोडक्ट्स जैसे कि मेंस वुमेन फैशन, एक्सेसरीज, होम फर्निशिंग्स, ग्रोसरीज एटसेट्रा है, जिसमें आपको कैश ऑन डिलीवरी तक मिलेगा। सो रुके क्या हो, अभी चेकआउट करो धनी को एंड डाउनलोड द ऐप एज वेल, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। एंड नाउ लेट्स जंप बैक टू आवर टॉपिक। कोल्ड वॉर के दौरान यूएस और यूएसएसआर के पॉलिटिक्स से बचने के लिए इंडिया ने नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी को अपनाया था, और जब कोल्ड वॉर खत्म हो गया था और इंडिया का एलाय सोवियत यूनियन वाज नो मोर, इंडिया को चीजें उस हिसाब से चेंज करनी पड़ी। मतलब कि इंडिया ने अपने नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी से हटकर दूसरे देशों के साथ ज्यादा एक्टिवली और बोल्डली घुलना मिलना शुरू कर दिया, और हमारे 1991 के रिफॉर्म्स ने ये करना और भी ज्यादा इजी बना दिया, क्योंकि जैसे ही रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए गए, इनकी वजह से प्राइवेट कंपनीज के लिए बिजनेसेस को सेटअप करना, ग्रो करना काफी इजी हो गया। इनफैक्ट इंडियन इकोनॉमी एक्सपोनेंशियली ग्रो करने लगी। एंड अगेन एक बार जैसा पहले हुआ था, हमारी ये ग्रोथ को देखकर कई सारी कंट्रीज हमें एज अ पॉसिबल एलाय देखने लगी, और इसी वजह से इंडिया में एफडीआईज यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स बढ़ने लगे, इकोनॉमी ग्रो करने लगी, और नतीजन पॉवर्टी भी काफी हद तक कम होने लगी। सो इन फैक्टर्स का मतलब ये था कि इंडियन इकोनॉमी धीरे धीरे करके स्टेबलाइज हो रही थी और इसके बेनिफिट्स अनलिमिटेड थे। इनफैक्ट अगर किसी कंट्री का स्टेबल इकोनॉमिक इकोसिस्टम होता है ना, तो वो ट्रेडिशनली अपने एनिमी नेशंस को भी इन्फ्लुएंस कर सकता है। फॉर एग्जांपल जापान और चाइना को ही देख लो। जैसे कि आप लोग जानते हो उनका 36 का आंकड़ा है, लेकिन आज की तारीख में भी जापान चाइनीज इकोनॉमी में वन ऑफ द लार्जेस्ट इन्वेस्टर है। यू नो, ऐसे दो देश जो हिस्टोरिक एनिमीज रहे हैं, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से ही चाइना और जापान के संबंध बिगड़ते गए हैं, लेकिन फिर भी इकोनॉमिक लेवल पर इन दो कंट्रीज में आए दिन एग्रीमेंट्स होते रहते हैं। और ये सब किसकी बदौलत है? वेल, फॉरेन पॉलिसीज की बदौलत। एंड उसमें भी जो क्रूशियल फैक्टर है ना, जो हमारे इंटरनेशनल रिलेशंस को मेंटेन करने में काम आता है, वो है पॉलिटिक्स। आज इंडिया वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, लेकिन फिर भी गल्फ या फिर मिडिल ईस्ट के काफी सारे देशों को इंडिया से ज्यादा अमीर कंसीडर किया जाता है। बट यहीं पर आपको पता चलेगा कि अमीरी ही सब कुछ नहीं होती, क्योंकि इतनी रईसी भी इन्हें इंडिया जितने आज तक अच्छे बॉन्ड्स नहीं दिला पाई, और इसके पीछे का मेन रीजन है वहां की मॉडर्न पॉलिटिकल हिस्ट्री। अगर हम मिडिल ईस्ट की हिस्ट्री को देखें तो वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और मिलिट्री कूप से भरी पड़ी हुई है। इनफैक्ट मिडिल ईस्ट तो फिर भी काफी दूर है, हम हमारे बैकयार्ड साउथ एशिया की ही बात कर लेते हैं। इंडिया के ऑलमोस्ट सारे नेबर्स नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान और म्यांमार ने मिलिट्री कूच को एक्सपीरियंस किया है, और फिर चाहे वो सक्सेसफुल हो या अनसक्सेसफुल, लेकिन इंडिया ने आज तक एक भी ऐसा मिलिट्री रूल एक्सपीरियंस नहीं किया है। एंड इस बात का क्रेडिट एंग्लो सैक्सॉन मिलिट्री ट्रेडिशन को दिया जाता है, जो इंडियन आर्मी में पास हुआ था। मतलब कि जब ब्रिटिशर्स यहां पर आए थे तो उन्होंने मिलिट्री को हटाकर अपने सिविलियन अथॉरिटी के ट्रेडिशन को ज्यादा बढ़ावा दिया। बट इंडिया के लैक ऑफ मिलिट्री कूच के लिए ये एकमात्र रीजन यूज करना एक फ्लॉड लॉजिक होगा, क्योंकि पाकिस्तान ने भी उन्हीं ट्रेडिशंस को इनहेरिट किया था। बट अगर हम डेटा को देखें तो पाकिस्तान में आज तक 3 से भी ज्यादा कूच हो चुके हैं। वेल, यहां पर इस मामले में हमें पाकिस्तान से डिफरेंशिएट करने का क्रेडिट जाता है नेहरू जी को, और ऐसा कहा भी जाता है कि नेहरू ने इंडिया को कू प्रूफ बना दिया। और ऐसा उन्होंने किया कैसे? वेल, सिंपल, कुछ डिसीजंस और पॉलिसीज बनाकर। फॉर एग्जांपल, सबसे पहले तो उन्होंने आर्मी से त्रिमूर्ति भवन लेकर सिविलियन यूज में डाल दिया, और फिर बजट कट्स इंट्रोड्यूस कर दिए। मोर ओवर, सिर्फ नेहरू जी नहीं बल्कि इंडिया में कांग्रेस और पॉलिटिक्स दोनों ही फाउंडेशनली स्ट्रॉन्ग और वेल एस्टैब्लिश थे, जबकि पाकिस्तान में मुस्लिम लीग सिर्फ जिन्ना साहब तक ही लिमिटेड था। अब एक कंट्री के स्टेबल पॉलिटिकल क्लाइमेट का मतलब होता है वहां डेवलपमेंट और ग्रोथ भी स्टेबल रहेगा, और अगर स्टेबिलिटी की गारंटी होगी तो ऐसे कूज होने के चांसेस कम हो जाते हैं। एंड ऑल्सो नेशंस अपने आप ही इंटरनेशनल रिलेशंस और इन्वेस्टमेंट्स भी बनाए रख पाते हैं। इनफैक्ट बनाए रखना तो छोड़ो, रिलेशंस को फास्ट फॉरवर्ड करने के लिए इंडिया ने कई बार दूसरे कंट्रीज को ह्यूमैनिटेरियन एड तक प्रोवाइड किया है। इनफैक्ट इंडिया के 2022-23 फिस्कल ईयर में इंडिया ने भूटान, नेपाल, म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका और अफगानिस्तान जैसे नेबरिंग कंट्रीज के लिए एक फाइनेंशियल असिस्टेंस प्लान बनाया है। और ये कोई छोटा मोटा प्लान नहीं है। इस प्लान में इंडियन गवर्नमेंट ने बस एक ही साल में 6,290 करोड़ रुपए ऑलरेडी इन्वेस्ट कर दिए हैं। और इस प्लान में इंडिया सिर्फ नेबरिंग कंट्रीज को नहीं बल्कि अफ्रीकन, यूरेशियन और लैटिन अमेरिकन कंट्रीज के भी डेवलपमेंट को असिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है। वेल, ये तो हुआ इंडिया के ह्यूमैनिटेरियन एड का सिर्फ एक पहलू। इंडिया हमेशा से ही दूसरे कंट्रीज की मदद करने में आगे रहा है। अब चाहे वो कोविड-19 पैंडेमिक में मास्क और वैक्सीन सप्लाई करना हो, या फिर नेचुरल डिजास्टर में खाने और सप्लाईज की मदद करना हो,
सो हमने ये तो देख लिया कि कौन से फैक्टर्स है जिनकी वजह से दूसरी कंट्रीज इंडिया से रिलेशंस बना कर रखते हैं या फिर बनाना चाहते हैं, क्योंकि ऐसे एड्स और वेलफेयर प्रोग्राम्स वो दूसरे बहुत ही कम कंट्रीज से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। पर जितना इंपॉर्टेंट रिलेशन बनाना होता है उससे कई ज्यादा इंपॉर्टेंट उन रिलेशंस को मेंटेन रखना होता है। और इंडिया के ग्लोबल थिंक टैंक ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के हिसाब से इंडिया को 2020 के डेकेड में फॉरेन रिलेशंस के कुछ एरियाज पर फोकस करना चाहिए। और अब अगर किसी कंट्री को अपने इंटरनेशनल रिलेशन सुधारने होंगे तो आप ही बताओ उसकी शुरुआत कहां से होगी? करेक्ट, हमारे नेबरिंग कंट्रीज से। नेपाल, भूटान, श्रीलंका और बांग्लादेश जैसे कंट्रीज में इंडिया के एक बड़े भाई के जैसे छवि होने के बावजूद भी उसकी वैल्यू ग्रेजुअली खत्म होती जा रही है, क्योंकि चाइना जैसी दूसरी कंट्रीज इन कंट्रीज को अपने नेशनल इंटरेस्ट के लिए इन्फ्लुएंस कर रही है। अब यहाँ पर यह जरूरी नहीं है कि हमारे नेबरिंग कंट्रीज या तो सिर्फ हमारे साथ या फिर इन दूसरे पावर्स के साथ ही रिलेशंस रखे, सब साथ में एग्जिस्ट कर सकते हैं। इनफैक्ट आज के इस मॉडर्न एज में ये जरूरी नहीं है कि कंट्री एक दूसरे के साथ या सिर्फ लड़ाई करे या फिर बस कोऑपरेट करे। और इस बात का प्रूफ हमें इंडिया और चाइना के रिलेशंस में दिखता है, क्योंकि यूएसए के बाद चाइना ही इंडिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। लेकिन ट्रेड और इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस के बावजूद भी आज चाइना और इंडिया दोनों ही एक दूसरे को पॉजिटिव लाइट में नहीं देखते हैं। अब इंडिया को स्ट्रेटेजिक लेवल पर यह इंश्योर करना होगा कि हमारे नेबरिंग कंट्रीज किसी दूसरे कंट्री से इन्फ्लुएंस होकर हमारे अगेंस्ट ना हो जाए, और यह मेक श्योर करना पड़ेगा कि उन पर हमारा भी इन्फ्लुएंस कहीं ना कहीं बन रहा है। और इंडिया के लेवल पर आपको क्या लगता है ये कितना मुश्किल या कितना आसान होगा? सबसे पहले तो पॉलिटिक्स की इस गेम में क्या इंडिया वाकई में अपने अभी एग्जिस्टिंग एलाइज जैसे कि यूएस पर भरोसा कर सकता है? एंड सेकेंडली, क्या इंडिया वाकई में हमारे नेबरिंग कंट्रीज को इन्फ्लुएंस होने से रोक सकता है, especially when we have Pakistan and China on the other side? Well, आपको क्या लगता है? अपनी राय को नीचे कमेंट सेक्शन में बताना। बट एटलीस्ट ये वीडियो देखकर आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि इंडिया की पोजीशन डेफिनेटली काफी प्रिविलेज पोजीशन है, जो हमारी सालों की मेहनत का नतीजा है। एंड टू बी ऑनेस्ट, दूसरे कंट्रीज इस पोजीशन पे डेफिनेटली आना चाहेंगे। सो लेट्स जस्ट होप कि इंडिया इस पोजीशन को मेंटेन रखता है। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी नया सीखने मिला, एक लाइक जरूर ठोकना। गेट सेट बाय फैक्ट चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन दबाओ, ताकि आगे आने वाली ऐसी इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियोस आप कभी भी मिस ना करो। एज ऑलवेज फ्रेंड्स, स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद। जी किरण, आपने देखी कितनी ज़बरदस्त ये वीडियो गौरव की, और कितनी इन्फॉर्मेशन उन्होंने दी। और इससे पहले मुझे इतना ज़्यादा नहीं मालूमात थी, लेकिन ये देखें कि पूरी दुनिया से रिलेशनशिप जो है इनकी स्ट्रॉन्ग है। और डे वन से उन्होंने जो है इन्हीं चीज़ों के ऊपर जो है ना ज़्यादा फोकस रखा कि हर कंट्री के साथ अपने जो है रवाबित अच्छे रखें। जी बिल्कुल, क्योंकि वो लोग पॉलिटिक्स में कुछ ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग हैं और उनके रिलेशंस काफ़ी अच्छे हैं हर कंट्री के साथ। और मेरा मानना यही है कि ये जो रिलेशंस अच्छे होना या बुरे होना, ये आपके जो कंट्री के होते हैं प्राइम मिनिस्टर, उन पे डिपेंड करता है। असल में ऐसा है कि जब पूरी दुनिया की एक तवज्जो इस वजह से भी है इंडिया में कि आप ये देखें कि वहाँ पर हर चीज़ की जो है ना वो फैसिलिटीज़ मौजूद है। कि ज़राअत के मामले में अगर आप जाएँ तो जो है ना गंदम और जो है सारी चीज़ें जो है उनके पास जो है वाफर तादाद में मौजूद है, और एक्सपोर्ट उनकी बहुत अच्छी है। तो उन्होंने जब ये देखा कि हम जो है सब कुछ वो तमाम चीज़ें कर सकते हैं, तो उन्होंने अपनी एक्सपोर्ट बनानी शुरू की। अब किसी मुल्क को जो है गंदम चाहिए तो उन्होंने उनको गंदम दे दी, किसी को जो है ना फ्रूट की मद में कोई चीज़ चाहिए तो वो फ्रूट दे दिए। तो उससे इनकी मईशत जो है ना मजबूत हुई, और डे बाई डे जो है इम्प्रूवमेंट होती रही। और तमाम तर लोगों से, तमाम तर दुनिया के कंट्रीज़ से जो उन्होंने रवाबित अच्छे रखे। और जैसे कि बहुत पुरानी प्राइम मिनिस्टर जो कि नेहरू जी, फिर वो इंदिरा गांधी आई, तो उन्होंने भी उन्हीं चीज़ों को जो है ना फोकस किया कि भाई रवाबित आप अच्छे रखें। और हर कंट्री के जो है दौरे किए, वहाँ जाके मस्बत नताइज लिए, अपने लोगों को वहाँ पे जाके जो है ना नौकरियाँ दिलवाईं। ये भी एक जो है ना बहुत बड़ा काम था कि कुछ जो एजुकेशन जिन लोगों ने ले ली थी, कोई यूरोपियन कंट्री में चला गया, कोई जो है यूएई में चला गया, वहाँ जाके जो है वर्क किया, फिर वहाँ से जो पैसा भेजा उन्होंने अपनी कंट्री में, तो उससे भी जो है ना मईशत जो है ना इनकी मजबूत हो गई। और आज जो है पूरी दुनिया जो है इंडिया की तरफ जो है माइल है और रवाबित अच्छे रखना चाहती है उसकी, क्योंकि मेन जो वजह है पूरी दुनिया इसलिए भी माइल है कि इंडिया में जो है तमाम तर चीज़ें जो है वहाँ मौजूद हैं, और वो बहुत बड़ी मार्केट है कि जो भी यूरोपियन जो है कोई चीज़, हाँ कोई भी चीज़ अपनी बनाते हैं, जस्ट लाइक मोबाइल फ़ोन हो गया या कोई भी टेक्नोलॉजी अपनी जो है इंट्रोड्यूस करवाते हैं पूरी दुनिया में, तो वो इंडिया भी अपने जो है ना जाते हैं वहाँ पर। बहुत बड़ी मार्केट है कि वहाँ पर भी उनकी जो है सेल आउट, हाँ सेल आउट होती हैं चीज़ें। तो यही वजह है कि एशिया में जो है
टॉप 1 पर इंडिया है। उसकी एक मेन वजह ये भी कि टेक्नोलॉजी में भी अब वो आगे आ गए हैं, और आईटी के हवाले से आईआईटी जो है वो उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया। यूएई में भी अभी उन्होंने जो है ना अपना एक जो है इंस्टीट्यूट जो है स्टार्ट किया है। अच्छा, एक बात और किरण बताऊं कि आप ये देखें कि एशिया में जो है टॉप 1 पोजीशन पर है इंडिया जो है ना। उसकी एक मेन वजह ये कि भाई इकनॉमी जो है उनकी जो है बहुत ज़्यादा जो है स्ट्रॉन्ग है, और जो प्रोडक्ट वो अपनी बना रहे हैं कि मेक इन इंडिया के नाम से जो है ना मोदी जी ने इंट्रोड्यूस करवाया कि भाई जो भी चीज़ हम यूज़ करेंगे हम अपनी यूज़ करेंगे और इम्पोर्ट नहीं करेंगे। एक्सपोर्ट को जो है इन्होंने जो है बढ़ोतरी दी, और पूरी दुनिया में जो है एक्सपोर्ट जो है इन्होंने उजागर करा जाके जगह जगह पर जाके अपनी चीज़ों को जो है बेचा, और आज स्ट्रॉन्ग पोजीशन में एशिया में टॉप 1 पोजीशन पर है। और जी बिल्कुल जितने भी पॉलिटिशियन हैं, मैं ये देख रहा हूँ कि इस गवर्नमेंट में ख़ास तौर पे ये अपने सक्सेसफुल काम कर रहे हैं। इनमें चंद एक नाम जो है मैं आपको बताता हूँ। ये गडकरी साहब जो हैं वो, योगी जी अपना काम कर रहे हैं, रेलवे के मिनिस्टर अपना काम कर रहे हैं। अभी हाल ही में जो है काफ़ी सारे इन्होंने जो है ना एयरपोर्ट्स बनाए, तो उसको जो है ना बढ़ोतरी दी। इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वर्ल्ड जो है बिगेस्ट एयरपोर्ट जो है इंडिया में बना दिया। और फिर जो है टूरिस्ट पॉइंट जो है उन्होंने बनाए कि टूरिस्ट जो है ना, जो कि टूरिस्ट आते हैं यहाँ पर, तो उनको फैसिलिटेट किया कि भाई आप आएंगे तो आपको हम ये फैसिलिटीज़ देंगे। तो एक तो सबसे बड़ा इशू होता है कि दूसरी कंट्री में अगर बंदा जाता है तो उसको सिक्योरिटी के खर्चात होते हैं, तो उन्होंने सिक्योरिटी उनको प्रोवाइड कर दी। फिर जब टूरिस्ट आते हैं तो वो लाजमी यहाँ पर घूम के कहीं भी जाएंगे इंडिया से, जब वापस जाएंगे तो वो दूसरों को बताएंगे, तो दूसरे आते हैं, तीसरे आते हैं। तो आप ये देखें कि पूरे इंडिया में जो टूरिस्ट आपको नज़र आएंगे, और बिल्कुल बगैर किसी सिक्योरिटी के जो घूमते हुए, उनको कोई वो फ़िक्र नहीं है कि हमें कोई मसला लायक हो जाएगा। ऐसे ही है। अब जैसे कि दूसरे ममालिक में इतना उनके मतलब वो अपनी कंट्री को इतना वो नहीं रखते आगे। अब जैसे पाकिस्तान है, इसमें भी मैं ये नहीं कह रही कि ये लोग अपनी चीज़ें नहीं रखते हैं, बट यहाँ पे मेक इन चाइना ज़्यादा है। हाँ। मेक इन इंडोनेशिया, मेक इन यूएई, जापान। जी हाँ, तो चाइनीज़ चीज़ों को जो है ज़्यादा जो है हाईलाइट किया जाता है। हम लोग जो है चाइना की चीज़ें लेते हैं, और जो है ताकि जो है ना वो सस्ती भी होती हैं जी, और वो जल्दी ख़राब भी हो जाती हैं। ये भी एक वजह है। जहाँ तक बात है रिलेशन की, हाँ। कंट्रीज़ के साथ रिलेशन, तो वो रिलेशन बाउंडिंग इस वजह से होती है कि अब जाहिर है अगर उनको किसी चीज़ की नीड होती है तो वो इंडिया उनको प्रोवाइड कर रहा है। और फिर जब इंडिया को किसी चीज़ की नीड होती है तो वो हर कंट्री उनको प्रोवाइड करती है। पाकिस्तान के साथ कोऑपरेट कर रहे हैं तो आपको कोऑपरेट मिल भी रहा है। और इसी तरह से मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर क्या नाम है जो भी है मतलब रिलेशंस वगैरह ये सब डिपेंडेड होते हैं प्राइम मिनिस्टर पे। अगर प्राइम मिनिस्टर चाहे तो मुल्क को कहाँ से कहाँ पहुँचा सकता है। और असल में ऐसा है कि हर कंट्री से रवाबित जब ही अच्छे होते हैं जब हमारी मईशत अच्छी होगी। हम अपने मुल्क में पहले अपने मुल्क को जो है मजबूत करें, फिर हमारी इकॉनमी मजबूत होगी, तो तभी हम जाके जो है ना दूसरी कंट्री से जो है ना रवाबित अच्छे रख सकते हैं। उसकी वजह एक ये भी कि जैसे कि अभी जस्ट लाइक श्रीलंका का मसला इशू है कि श्रीलंका में जो है काफ़ी सारे क्राइसिस हैं, लेकिन पाकिस्तान के पास अगर पैसा होता तो पाकिस्तान सपोर्ट करता। लेकिन इंडिया ने $3 बिलियन दे दिए कि भाई आप जो है ये लो, हमसे आप ले लो और आप अपना जो है सर्वाइव करो। तो पूरी दुनिया जो है सपोर्ट करने को तैयार है श्रीलंका को, लेकिन जब पाकिस्तान के पास है ही नहीं तो वो क्या किसी को देगा। तो हम तो खुद जो है ना जाते हैं कि भाई हमें जो है IMF से कर्जा मिल जाए, और IMF से कर्जा लेके भी हम अपनी किस्तें नहीं दे पा रहे। और हमारी यहाँ कोई लग भी तो नहीं रहा, मतलब अगर वो कर्जा करप्शन बहुत है हमारे मुल्क में। अगर हमारे मुल्क से करप्शन खत्म हो जाए तो हमारा मुल्क आज टॉप पे हो। अगर क्योंकि जितना हमारे मुल्क पे इन्वेस्टमेंट चल रही है, इन्वेस्टमेंट हो रही है, बट वो जा कहाँ रही है वो नहीं। लेकिन मसला ये है ना कि हमारे फोकस नहीं की जा रही चीज़ों को फोकस नहीं किया जा रहा है, चेक एंड बैलेंस नहीं हो रहा। चेक एंड बैलेंस जिस मुल्क में होगा तो समझो वही है कामयाबी की एक सबसे बड़ी दलील है कि चेक एंड बैलेंस क्या चीज़ आई, कितने की आई, और कितनी बिक गई, कितनी पड़ी हुई हैं, कहाँ लगी, वो तमाम तक चीज़ें जो चेक होती हैं। लेकिन अगर चेक ही नहीं होगा कोई चीज़ और वो पता लगा कि आई और कहाँ चली गई नहीं पता लगा, तो वो सारे पैसे ज़ाया चले जाते हैं। और मोदी साहब जो हैं वो इस चीज़ों पे ज़्यादा कंसंट्रेट कर रहे हैं। उनकी जो टीम है वो बहुत ज़्यादा वर्क करती है, और जहाँ कोई गलती होती भी तो वो पूरा प्रोजेक्ट कैंसिल कर देते हैं। जी बिल्कुल। और बाकी वो मतलब अपने मुल्कों को ज़्यादा सपोर्ट कर, बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, तो आई सैल्यूट। हाँ बिल्कुल, हम तो सैल्यूट करेंगे भाई। इसलिए भी एक क्योंकि जो मुल्क तरक्की करेगा और जो अच्छाई और सच्चाई होगी तो वो तो लाजमी बोलना पड़ेगा। और इन्होंने अपने मुल्क से जो है अच्छाई भी करी और सच्चाई भी करी, जिसकी वजह से आज जो है मुल्क जो है तरक्की पर है। और जो लगाना है वो लग रहा है अपनी अपनी जगह पर, ठीक है ना। जो प्रोजेक्ट लॉन्च किए जाते हैं वो अपने टाइम पीरियड से
जो है ना इख्तिताम पजीर हो जाते हैं और मुल्क में तरक्की हो रही है। आप देखें कितने सारे जो है उन्होंने जो है मेगा सिटी बना दिए, मेगा प्रोजेक्ट बना दिए, हाईवेज़ बना दिए। तो नितिन गडकरी साहब तो बोलते हैं कि भाई हमें तो पैसों की ज़रूरत ही नहीं है। वो एक रोड बनाते हैं उनके पास पैसे आ जाते हैं, दूसरा रोड बनाते हैं और पैसे आ जाते हैं, तीसरा रोड बनाते हैं और पैसे आ जाते हैं। तो पैसे की कोई कमी ना होने की एक मेन वजह ये कि हर जगह पर अपना अपना काम जो है लोग कर रहे हैं और जो उनकी ज़िम्मेदारी हैं, ख़ास तौर पे रेलवे। आप देखें रेलवे ने जो है इंडिया को जो है कितना सपोर्ट किया हुआ है और ब्लड ट्रेन जो है वो चलने वाली है, ब्लड ट्रेन, और साथ में अपना मेट्रो ट्रेन जो है 21 से 22 शहरों में जो है ना मेट्रो ट्रेन चल रही है। तो ये इंडिया जो है वो सबसे टॉप पे है, उनके रिलेशंस किसी भी मुल्क से ख़राब नहीं है, सबसे उन्होंने रिलेशन बना के रखा है। और ब्लड ट्रेन जो है वो चलने वाली है, ब्लड ट्रेन, और साथ में अपना मेट्रो ट्रेन जो है 21 से 22 शहरों में जो है ना मेट्रो ट्रेन चल रही है। तो ये इंडिया जो है वो सबसे टॉप पे है, उनके रिलेशंस किसी भी मुल्क से ख़राब नहीं है, सबसे उन्होंने रिलेशन बना के रखा है। जी तो दोस्तों आपने देखा कितनी ज़बरदस्त ये वीडियो, और हमने इस पर रिएक्शन दिया, और इंडिया के जो रवाबित हैं वो तो नो डाउट पूरी दुनिया के साथ हैं। और हमने क्या सही बोला और क्या गलत बोला। जी हाँ, इसके साथ ही मुझे और किरण उरुज को इजाज़त दें। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली तमाम तरह वीडियो आप तक पहुँचती रहें, और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। जी इसके साथ ही मुझे और किरण को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।